यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका एमजे सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको कराएंगे आंसर की पूरा सॉल्यूशन आज के पेपर का। जितना पढ़ाया उतना ही आया, तो चलो देख लेते हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। सही ऑप्शन है सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है। सही ऑप्शन है बी, अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न है, कोणार्क के रचनाकार हैं। सही ऑप्शन होगा ए, जगदीश चंद्र माथुर। इनका पूरा नाम है जगदीश माथुर। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं। सही ऑप्शन होगा बी, जयप्रकाश भारती। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच रचना की विधा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रिपोर्ताज। इसके लेखक हैं डॉक्टर रांगेय राघव। अगला प्रश्न है, केशवदास किस काल के कवि हैं। ऑप्शन बी सही है, रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, भारत भारती के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की समयावधि है। सही ऑप्शन होगा बी, 1868 से 1900 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। सही ऑप्शन होगा सी, कामायनी, क्योंकि ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त का अवधारा के कवि हैं। ऑप्शन डी सही होगा, घनानंद। अगला प्रश्न है, हा रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपर्युक्त पंक्तियों में रस है। हा अफसोस के लिए होता है, तो यहां पर करुण रस है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, ज्यों आँखिनु सब देखिए, आंख न देखी जाहे। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। ज्यों से स्टार्ट है, ज्योंवाचक शब्द है, इसलिए डी ऑप्शन सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न है, सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। तो सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, इसलिए ऑप्शन सी 11-11 मात्राएं सही है। अगला प्रश्न है, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए, सु सही है। अगला प्रश्न है, नवरत्न में समास है। नौ रत्नों का समूह या समाहार, यानी कि ऑप्शन बी, द्विगु समास सही है। संख्यावाची पद जहां पर होते हैं वहां पर द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, प्रसून। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि प्रसून फूल का पर्यायवाची है, पुष्प का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, त्वाम शब्द में किस विभक्ति एवं वचन है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ऑप्शन ए सही है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। 8। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कर्तृवाच में प्रधानता होती है। ऑप्शन सी, कर्ता की। यही सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, उनको विकारी पद कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। यह था 810 एचडी क्वेश्चन पेपर का बहुविकल्पीय प्रश्नों का आंसर की। आप लोग आंसर मिलाते चलिए साथ साथ में। चलो आगे भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुभ रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। कुछ ऐसे गद्यांश दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न ये है, ठीक है। तो इस अवतरण के लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और पाठ का नाम तो आपको पता ही है, क्या लिखूं। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मुझे उम्मीद है, आशा है आपने बहुत अच्छे से रेखांकित अंश की व्याख्या की होगी, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको कुछ इस तरह से लिखना होता है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं, और जो कठिन शब्द होते हैं उनको आसान शब्दों में आपको बदल देना होता है। बस इतना ही करना होता है। मुझे आशा है आपने बहुत अच्छे से किया होगा। अगला प्रश्न है, लेखक ने वर्तमान काल को सुधारों का काल क्यों कहा है। पैसेज के लास्ट में इसका आंसर है। बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि तरुण और वृद्ध दोनों को वर्तमान से असंतोष होता है, इसलिए वर्तमान जो है सुधारों का काल बना रहता है। चलो फटाफट अगला गद्यांश भी देख लेते हैं। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता से मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी स्वच्छ चाहते हैं तो रसेल के अनुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर यह याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर से, तथा सिकंदर हरकुलिस से। जिस हरकुलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। कुछ इस तरह से यह गद्य लिखा गया है। इस पर भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त अवतरण के पाठ और लेखक का नाम।
आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये पाठ है ईर्ष्या तू न गई मेरे वंश से, और इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये भी आपने बड़ी आसानी से कर लिया होगा। और अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदिता का सकारात्मक पक्ष क्या है। ठीक है, उन लेखक के अनुसार जो प्रतिद्वंदिता होती है उससे मानव का विकास होता है, तो आपने ये भी आसानी से कर लिया होगा। अगला प्रश्न पद्यांशों पर आधारित है। लिखा है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला पद्यांश है मैया हौ न चरइयो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाय पिराए, जो न पत्या ही पूछी बलदा हुई, अपनी सो दिवाए, या सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए, मैं पटौती अपने लरिका को आवे मन बहराए, सूर श्याम मेरो अति बालक मारता ही रिगाए। कुछ ऐसे पद्यांश था और इस पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। देख लिए, पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ। आप लोगों को पता ही है, पद नामक शीर्षक कविता से ये है उद्धृत, और इसके रचयिता सूरदास जी हैं, ये भी आपको पता है। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपने बड़ी आसानी से कर लिया होगा। और अगला प्रश्न है बालकृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाते, ये भी आपको उसी पद्यांश में मिल गया होगा। उम्मीद है, आशा है आपने बहुत अच्छे से इसके आंसर्स लिखे होंगे। अगला पद्यांश है चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। कुछ ऐसे ये दूसरा पद्यांश है। यहाँ पर भी वही 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ, जो आपको पता होगा। ये माखन लाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, आपने सही लिखा होगा अच्छे से बना के। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, बहुत आसानी से आपने कर लिया होगा, आशा है। और अगला प्रश्न है उपर्युक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है, पुष्प को किन चीजों की चाह नहीं है और क्यों। ये आपको पद्यांश में आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है आपने सबने किया होगा, एक भी प्रश्न आपने छोड़े नहीं होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो चलो कमेंट में इस पार्ट का नाम आप लोग बताएं, देखते हैं किस किसने एग्जाम में सही लिखा है इन दोनों का। अगला देख लेते हैं दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। नितरा नीचो स्मृति त्वम खेदम कूप कदापि मा कृथा, अत्यंत सरस हृदय यथा। ठीक है, ये कौन से लेसन का है, ये है अन्योक्ति विलासा का। और अगला लिखा है सार्था प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृह सता, आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मनुष्यता। ये है जीवन सूत्राणी का। उम्मीद है आप लोगों ने इसका संदर्भ सही सही लिखा होगा। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है खंड काव्य के ऊपर। तो हर जिले का अलग अलग खंड काव्य है। ठीक है, और इसमें कथा वस्तु पूरा जैसे पंचम सर का कथा वस्तु बताया मुक्ति दूत का, और महात्मा गांधी की चरित्र की प्रमुख विशेषता बताई है, यानी चरित्रण करने को बताया। ज्योति जहार के बारे में, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के सप्तम सर्ग भामाशाह की कथा वस्तु बतानी थी, और मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करना था, यानी चरित्र चित्रण ये बताना था। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये भी अच्छे से कर लिया होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 लेखक आए थे, आपको एक लिखना था, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। तो उम्मीद है आपने ये लेखकों का जीवन परिचय अच्छे से तैयार किया होगा और इसका आंसर जरूर लिखा होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 4 ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरणगुप्त, बिहारी लाल, केदारनाथ सिंह। मैंने लेखकों और कवियों दोनों को बताया था कौन कौन इंपॉर्टेंट है, दोनों इस बार आए हैं। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। श्लोक वाला भी बताया था, श्लोक आप लोगों ने उम्मीद है लिखा होगा। अगला है अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, या अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाए जा चुके हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर लिखिए। चलो देख लेते हैं फटाफट। अगला प्रश्न है भूमे गुरुतरम किम अस्ति विद्या केन वर्धते चंद्रशेखर का आसीत, वाराणस्याम नगरयाम कति विश्वविद्यालय संति। इनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए था, तो आप लोगों ने उम्मीद है 2 प्रश्न लिखे होंगे और इसका आंसर अच्छे से किया होगा। चलो अगला प्रश्न देख लेते। लास्ट और अंतिम प्रश्न था निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध।
लिखा है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। इस पर ऑलरेडी हम लोग वीडियो बना चुके हैं। इंटरनेट, छात्र तथा अनुशासन, किसी एक त्योहार का वर्णन, नई शिक्षा नीति। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए गए थे वो सारे लगभग आए हैं। इंपॉर्टेंट निबंध जो बताया गया था वो भी आया है। ठीक है, तो आप सबसे आशा करेंगे आप सब लोग सबको ये वीडियो शेयर करेंगे, सब तक ये वीडियो पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।